नमस्कार और स्वागत है आपका 10 कदम में। नर्सिंग ऑफिसर विटी की इस एपिसोड में बात होगी एक क्रिटिकल और लाइफ सेविंग टॉपिक पर, न्यूनेटल रिससिटेशन एंड क्लैक्स क्वेश्चंस। तैयार हैं आप अपने एग्जाम्स क्रैक करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना जिससे नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। क्वेश्चन 1, अ फुल टर्म इन्फेंट is delivered via C-section due to fetal distress with thick meconium stained amniotic fluid. At 30 seconds of life, the infant is apneic, limp and has a heart rate of 70 beats per minute. After positioning, clearing the airway and stimulating, the heart rate remains 65 beats per minute. Which of the following is the most appropriate initial intervention? A. Endotracheal intubation for direct tracheal suctioning. B. Initiation of positive pressure ventilation PPV. C. Administration of chest compressions. D. Free flow oxygen at 10 liters per minute via an oxygen hood. करेक्ट आंसर बी। एक्सप्लेनेशन, एनआरपी नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थिक मिकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड में अगर इन्फेंट एपनेक और हैज डिप्रेस्ड रेस्पिरेशंस और हार्ट रेट 100 बीपीएम हो तो इनिशियल स्टेप्स वार्मिंग, पोजिशनिंग, क्लियरिंग एयरवे सिक्रीशंस, ड्राइंग, स्टिमुलेशन के बाद अगर हार्ट रेट इंप्रूव ना हो तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पीपीवी इमीडिएटली इनिशिएट करना चाहिए। पहले के गाइडलाइंस में रूटीन इंट्यूबेशन फॉर ट्रेकियल सक्शनिंग होता था फॉर मिकोनियम, पर अब लेटेस्ट गाइडलाइंस में रूटीन ट्रेकियल सक्शनिंग फॉर नॉन विगोरस इन्फेंट्स born through meconium stained amniotic fluid is no longer recommended. Instead, initial steps के बाद अगर इन्फेंट एप्लिक या ब्रैडीकार्डिक हो तो पीपीवी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फ्लैश ए इंटूमेशन फॉर सक्शनिंग अब रिकमेंडेड नहीं है अनलेस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करने के लिए जरूरत हो। ऑप्शन सी चेस्ट कंप्रेशंस, तो सी चेस्ट कंप्रेशंस तब इनिशिएट किए जाते हैं जब हार्ट रेट 60 बीपीएम से कम हो, इफेक्टिव पीपीवी के 30 सेकंड्स के बाद। इस केस में एचआर 65 बीपीएम है। ऑप्शन डी फ्री फ्लो ऑक्सीजन सिर्फ तब यूज होता है जब इन्फेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीद कर रहा हो, हार्ट रेट 100 बीपीएम हो पर साइनोटिक हो। इस इन्फेंट का हार्ट रेट और ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्वेश्चन 2, अ 35 वीक जेस्टेशन इन्फेंट इज बोर्न विद गुड रेस्पिरेटरी एफर्ट बट इज सेंट्रली साइनोटिक with an SpO2 of 80% at 5 minutes of life despite receiving free flow oxygen at 10 liters per minute via a blended oxygen supply and pulse oximeter monitoring. The heart rate is 130 beats per minute. Which intervention should the nurse anticipate next? A. Initiation of positive pressure ventilation PPV. B. Increasing free flow oxygen to 15 liters per minute. C. Administration of continuous positive airway pressure CPAP. D. Preparing for endotracheal intubation. Correct answer C. Explanation, इस सिनेरियो में इन्फेंट की रेस्पिरेटरी एफर्ट गुड है और हार्ट रेट 100 बीपीएम है, पर परसिस्टेंट सेंट्रल साइनोसिस और SpO2 80% एट 5 मिनट्स ऑफ लाइफ, जो कि 35 वीक प्री मैच्योर इन्फेंट के लिए नॉर्मल से कम है,
टारगेट 5 मिनट्स पर 80-85% होता है, इंडिकेट करते हैं कि उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है। फ्री फ्लो ऑक्सीजन के बाद भी हाइपोक्सीमिया रिजॉल्व ना होने पर सीपैप कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर टिपिकली नेक्स्ट स्टेप होता है टू इंप्रूव ऑक्सीजनेशन बाय ओपनिंग कोलैप्स्ड एल्वियोलाई। सीपैप स्पॉन्टेनियसली ब्रीदिंग इन्फेंट्स में यूज होता है टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर इन द एयरवे। ऑप्शन ए, पीपीवी तब यूज होता है जब इन्फेंट एपनिक हो या गैस्पिंग कर रहा हो या हार्ट रेट 100 बीपीएम हो, जो इस केस में नहीं है। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग फ्री फ्लो ऑक्सीजन अनलाइकली है कि SpO2 को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगा अगर ऑलरेडी 10 लीटर पर मिनट पर है। ऑप्शन डी, एंडोट्रैकियल इंटुबेशन तब कंसिडर्ड होता है जब सीपैप भी फेल हो जाए या मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत हो। क्वेश्चन 3, अ न्यूबॉर्न 1 minute of age is apneic and bradycardic HR 45 BPM. Positive pressure ventilation TPV with 100% oxygen is initiated and effective ventilation is confirmed by bilateral breath sounds and chest rise. After 30 seconds of effective PPV, the heart rate remains 55 BPM. What is the next critical step in this resuscitation sequence? A. Administer epinephrine intravenously. B. Initiate chest compressions. C. Increase the ventilatory rate to 60 breaths per minute. D. Re-evaluate mask seal and ventilation technique. Correct answer B. Explanation, NRP एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर 30 सेकेंड्स की इफेक्टिव पीपीवी के बाद भी न्यूबॉर्न का हार्ट रेट 60 बीपीएम रहता है तो चेस्ट कंप्रेशंस स्टार्ट करना चाहिए। इस केस में हार्ट रेट 55 बीपीएम है जो 60 बीपीएम से कम है, इसलिए चेस्ट कंप्रेशंस इमीडिएटली स्टार्ट करने होंगे। चेस्ट कंप्रेशंस को पीपीवी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाता है एट ए रेशियो ऑफ 3 कंप्रेशंस टू 1 वेंटिलेशन। ऑप्शन ए, एपिनेफ्रिन तब दिया जाता है जब 30 सेकेंड्स की इफेक्टिव पीपीवी और 60 सेकेंड्स की चेस्ट कंप्रेशंस के बाद भी हार्ट रेट 60 बीपीएम हो। अभी चेस्ट कंप्रेशंस इनिशिएट नहीं हुए हैं। ऑप्शन सी, इंक्रीज वेंटिलेटरी रेट, करंट वेंटिलेटरी रेट 40 to 7 ब्रेथ्स पर मिनट पर सेट किया जाता है। रेट बढ़ाने से HR इंप्रूव नहीं होगी अगर ऑलरेडी इफेक्टिव वेंटिलेशन दी जा रही है। ऑप्शन डी, री इवैल्यूएट मास्क सील, पीपीवी इफेक्टिव कंफर्म हो चुकी है, इसलिए री इवैल्यूएशन अननेसेसरी है। क्वेश्चन 4, ए प्रीमेच्योर इन्फेंट born at 28 weeks gestation requires resuscitation. After the initial steps and 30 seconds of effective PPV, the heart rate is 80 BPM and the infant remains apneic. Despite continuing PPV for another 30 seconds, the heart rate drops to 60 BPM. Which of the following is the most appropriate immediate action? A. Begin chest compressions and intubate the infant for more effective ventilation. B. Continue PPV and administer volume expander due to prematurity. C. Increase the PEEP setting on the resuscitation bag to 8 cm H2O. B. Insert an orogastric tube
to decompress the stomach. Correct answer A. Explanation, इस सिनारियो में 30 सेकेंड्स की इफेक्टिव पीपीवी के बाद एचआर 80 बीपीएम थी, बट नेक्स्ट 30 सेकेंड्स ऑफ पीपीवी के बाद एचआर 60 बीपीएम पर ड्रॉप हो गई। एनआरपी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर 60 सेकेंड्स की इफेक्टिव पीपीवी के बाद भी हार्ट रेट 60 बीपीएम से कम हो तो चेस्ट कंप्रेशंस स्टार्ट करते हैं। एडिशनली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को ऑफन एंडोट्रेकियल इंटुबेशन की जरूरत पड़ती है फॉर मोर इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड वेंटिलेशन, स्पेशली जब चेस्ट कंप्रेशंस की जरूरत हो तो इंटुबेशन रेकमेंडेड है टू एंश्योर प्रॉपर वेंटिलेशन ड्यूरिंग कंप्रेशंस। एक्सप्लेनेशन, वॉल्यूम एक्सपेंडर तब कंसिडर किया जाता है जब सस्पेक्टेड ब्लड लॉस हो और पेशेंट पुअर परफ्यूजन दिखा रहा हो और एचआर 60 बीपीएम हो डिस्पाइट इफेक्टिव वेंटिलेशन और कंप्रेशंस। ऑप्शन सी, इंक्रीज पीप, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को लंग रिक्रूटमेंट के लिए पीप यूजफुल हो सकती है, पर इस क्रिटिकल सिचुएशन आयन में प्राइमरी फोकस हार्ट रेट को इंक्रीज करना है विद कंप्रेशंस। ऑप्शन डी, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब एब्डोमेन डिस्टेंशन को एलिविएट करने के लिए लगाया जाता है, जो पीपीवी से हो सकती है पर इतना अर्जेंट नहीं है जब एचआर 60 बीपीएम हो। क्वेश्चन 5, ड्यूरिंग नियोनेटल रिससिटेशन आफ्टर 60 seconds of effective PPV and 60 seconds of effective chest compressions coordinated with PPV, the infant's heart rate remains 50 BPM. The team has ensured proper ventilation and compression technique. Which medication is the next recommended intervention? A. Sodium bicarbonate, B. Dextrose, C. Epinephrine, D. Naloxone. Correct answer C. एक्सप्लेनेशन, एनआरपी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अगर 60 सेकेंड्स की इफेक्टिव पीपीवी और 60 सेकेंड्स की इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशंस के बाद भी हार्ट रेट 60 बीपीएम से कम रहता है तो एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेप है। एपिनेफ्रिन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर और कार्डियक स्टिमुलेंट है जो हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है। इससे इंट्रावीनियसली या इंट्राओसियसली दिया जाता है। ऑल्दो एंडोट्रेकियल रूट भी पॉसिबल है पर इंट्रावीनस रूट प्रिफर्ड है फॉर फास्टर ऑनसेट। ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट सीवियर प्रोलॉन्ग्ड एसिडोसिस के लिए रिजर्व्ड है, नॉट ए फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन बी, डेक्स्ट्रोज हाइपोग्लाइसीमिया के लिए यूज होता है जो इस कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन डी, नैलोक्सोन ओपियोइड ओवरडोज के लिए यूज होता है और नियोनेटल रिससिटेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अगर हार्ट रेट कम हो या इन्फेंट एपनिक हो, एज इट डज नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कैन इवन कॉज सीजर्स in some newborns. Question 6. A term infant is born flaccid, apneic and with a heart rate of 50 BPM. The resuscitation team initiates PPV and chest compressions. After 2 minutes of combined PPV and chest compressions, the heart rate increases to 90 BPM, but the infant remains apneic with poor tone. Which action should the team prioritize next? A. Continue chest compressions until spontaneous breathing resumes. B. Discontinue chest compressions and continue PPV. C. Administer epinephrine due to persistent apnea. D. Prepare for endotracheal intubation
to facilitate better ventilation. Correct answer B. Explanation: NRP guidelines के अकॉर्डिंग चेस्ट कंप्रेशंस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है जब हार्ट रेट 60 बीपीएम से ज्यादा हो जाए। इस सिनारियो में हार्ट रेट 90 बीपीएम हो गया है। ऑल्दो इन्फेंट स्टिल अपनीक और पूर टोन है, चेस्ट कंप्रेशंस की जरूरत नहीं है। अब फोकस इफेक्टिव वेंटिलेशन पर होना चाहिए, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के थ्रू टू स्टिमुलेट ब्रीदिंग एंड इंप्रूव ऑक्सीजनेशन। ऑप्शन ए कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशंस गलत है क्योंकि HR 60 बीपीएम से ज्यादा है। ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन जब हार्ट रेट 60 बीपीएम से कम हो तब दिया जाता है, जो अब नहीं है। ऑप्शन डी इंट्यूबेशन अगर पीपीवी मास्क से इफेक्टिवली दी जा रही हो तो इमीडिएट इंट्यूबेशन की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इंट्यूबेशन इवेंचुअली रिक्वायर्ड हो सकती है अगर एपनिया परसिस्ट करे, प्रायोरिटी हार्ट रेट रिस्टोर होने के बाद इफेक्टिव वेंटिलेशन कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन 7, A newborn weighing 1.2 kilograms, 2.6 pounds at 30 weeks gestation is being resuscitated. After 2 minutes of life, the infant is apneic, heart rate 40 bpm and pale. Despite effective PPV and chest compressions, the heart rate remains 45 bpm. The team has already administered 1 dose of IV epinephrine. Which intervention should be considered next? A. Administration of sodium bicarbonate. B. Intubation and administration of surfactant. C. Rapid volume expansion with 0.9% normal saline. D. Increasing the epinephrine dose. Correct answer C. Explanation: इस सिनेरियो में इन्फेंट प्रीमेच्योर है और पेल है और हार्ट रेट 55 बीपीएम रहता है डिस्पाइट इफेक्टिव पीटीवी, चेस्ट कॉम्प्रेशंस और 1 डोज आईवी एपिनेफ्रिन के बाद। पैलर एक साइन हो सकता है हाइपोवोलीमिया का, स्पेशली इन अ प्रीमेच्योर इन्फेंट हु माइट हैव एक्सपीरियंस्ड ब्लड लॉस। जब रिससिटेशन अनरिस्पॉन्सिव हो टू पीपीवी, कंप्रेशंस और एपिनेफ्रिन और सस्पेक्टेड हाइपोवोलीमिया हो जैसे पैलर या पुअर परफ्यूजन, तो रैपिड वॉल्यूम एक्सपेंशन विद 0.9% नॉर्मल सलाइन कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट सीवियर प्रोलॉन्ग्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए रिजर्व्ड है और इस स्टेज पर प्राइमरी इंटरवेंशन नहीं है। ऑप्शन बी सर्फेक्टेंट RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में यूज होता है टू इंप्रूव लंग कॉम्प्लायंस पर रिससिटेशन के रिंग इमीडिएट हार्ट रेट इंक्रीज के लिए नहीं। ऑप्शन डी इंक्रीजिंग एपिनेफ्रिन डोज, सेकेंड डोज के लिए वेट करना चाहिए और मीनवाइल अंडरलाइंग कॉजेस को एड्रेस करना चाहिए। क्वेश्चन 8, ड्यूरिंग रिससिटेशन ऑफ ए टर्म इन्फेंट, PPV is initiated using a self-inflating bag with room air. After 30 seconds of effective PPV, the infant's heart rate is 70 BPM, but cyanosis persists. A blended oxygen supply is available. Which action should the nurse take immediately? A. Increase the PPV rate to 60 breaths per minute. B. Switch to a flow inflating bag to deliver more precise oxygen. C. Increase the oxygen concentration to 100%. D. Insert an orogastric tube to relieve stomach distension. Correct answer C. Explanation: NRP guidelines के अकॉर्डिंग
टर्म इन्फेंट्स के लिए रिससिटेशन रूम एयर 21% ऑक्सीजन से शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर 30 सेकेंड्स की इफेक्टिव पीपीवी के बाद हार्ट रेट 60-100 बीपीएम के बीच हो और साइनोसिस परसिस्ट करे तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। SpO2 टारगेट रेंज जो 5 मिनट्स पर 80 पर 85% और 10 मिनट्स पर 85 to 90% है अचीव करने के लिए। इस केस में हार्ट रेट 70 बीपीएम है और साइनोसिस परसिस्ट कर रही है तो FiO2 इंक्रीज करना नेक्स्ट स्टेप है। ऑप्शन ए, इंक्रीज पीपीवी रेट अगर वेंटिलेशन ऑलरेडी इफेक्टिव है और हार्ट रेट इंप्रूव नहीं हो रही है तो रेट बढ़ाना प्राइमरी सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बी, स्विच टू फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग अननेसेसरी है अगर सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग इफेक्टिव वेंटिलेशन दे रहा है और ब्लेंडेड ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑप्शन डी, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब एब्डोमेन डिस्टेंशन के लिए लगाया जाता है जो अगर सीवियर ना हो तो इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। क्वेश्चन 9, अ फुल टर्म इन्फेंट विद अ नोन कॉन्जेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया CDH is born. The infant is severely depressed, apneic and bradycardic. After initial steps, which of the following resuscitation interventions is contraindicated or requires modification for this specific condition? A, routine initiation of positive pressure ventilation PPV via bag and mask. B, endotracheal intubation with positive pressure ventilation. C, administration of chest compressions if indicated. D, placement of an orogastric tube after intubation. Correct answer A. Explanation, कॉन्जेनिटल डायाफ्रैग्मेटिक हर्निया CDH में डायाफ्राम में होले होता है जिससे एब्डोमिनल कंटेंट्स चेस्ट कैविटी में हर्निएट हो जाते हैं, लंग डेवलपमेंट को इंपेयर करते हैं। इस कंडीशन में बैग मास्क पीपीवी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बैग मास्क वेंटिलेशन से एयर स्टमक और इंटेस्टाइन्स में जा सकती है जिससे एब्डोमिनल कंटेंट्स और डिस्टेंड हो जाते हैं और लंग्स पर और प्रेशर पड़ता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज बढ़ता है। इसलिए CDH के कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड केसेस में एंडोट्रेकियल इंटुबेशन इमीडिएटली परफॉर्म करना चाहिए फॉर वेंटिलेशन बाईपासिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। Option B, endotracheal intubation is the preferred method for ventilation in CDH. Option C, chest compressions अगर हार्ट रेट 60 BPM हो तो CDH के पेशेंट में भी इंडिकेटेड है। ऑप्शन डी, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंटुबेशन के बाद लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू डीकम्प्रेस द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स फर्दर रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द लंग्स। क्वेश्चन 10, a newborn is transferred to the NICU after a prolonged and difficult resuscitation. The infant is now intubated on mechanical ventilation and receiving a dopamine infusion for hypotension. The nurse notes the infant is jittery, irritable and has recurrent episodes of apnea. Which of the following is the most critical laboratory value for the nurse to monitor closely in the immediate post-resuscitation period? A, serum bilirubin levels. B, complete blood count. C, blood glucose levels. D, serum electrolytes. Correct answer C. Explanation, प्रोलॉन्ग्ड और डिफिकल्ट रिससिटेशन वाले न्यूमॉन्स हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी HIE का रिस्क फेस करते हैं और उनमें मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स कॉमन होते हैं।
पोस्ट रिससिटेशन पीरियड में हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉमन और पोटेंशियली डैमेजिंग कॉम्प्लिकेशन है। जिटरीनेस, इरिटेबिलिटी और एपनिया हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्रेन इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर करना और मेंटेन करना यूग्लाइसीमिया बहुत क्रिटिकल है। ऑप्शन ए, सीरम बिलीरुबिन हाइपर बिलीरुबिनीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एक्यूट पोस्ट रिससिटेशन पीरियड में इमीडिएट कंसर्न नहीं है अनलेस रिलेटेड टू सीवियर हिमोलाइसिस। ऑप्शन बी, सीबीसी, अनीमिया या इन्फेक्शन थियोन के लिए यूजफुल है, पर हाइपोग्लाइसीमिया की इमीडिएट अर्जेंसी इज ग्रेटर। ऑप्शन डी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर रीफीडिंग सिंड्रोम अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट हो, पर ब्लड ग्लूकोज की इमीडिएट फ्लक्चुएशंस और इंपैक्ट ब्रेन पर ज्यादा सीवियर हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नर्स विक्की को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये एमसीक्यूज आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम।